अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर जो है वो हम डिस्कशंस करेंगे होम्योस्टेसिस, जो कि आप जानते हैं कि ये जूलॉजी का टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज को हम देखते हैं कि स्टोन फ्रॉम द किडनी एंड यूरिथ्रा इज रिमूव बाय। अब इसके अंदर जो है वो मैंने मार्क भी किए हुए हैं एक तरह से एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि किडनी और यूरिथ्रा के अंदर अगर स्टोन हो जाए तो उसको रिमूव करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। सर, हमने ये पढ़ा है कि लिथोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और सर, इसके अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक तरह से अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं। सर, इसके अंदर बायोप्सी यूज़ कर सकते हैं। तो याद रख लो कि बायोप्सी एक तरह से स्मूथ मसल्स की टेस्टिंग होती है। एंडोस्कोपी भी जो है एक तरह से ट्रीटमेंट होता है स्मूथ मसल्स का। हीमोडायलिसिस स्टूडेंट आप जानते हैं कि ट्रीटमेंट हम उस सूरत में करते हैं जब पेशेंट की किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाए काम करने में। कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाए, जिसके अंदर आप जानते हैं कि डायलिसिस जो एक टेक्निक होती है जिसमें रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, किस सूरत में, जब रीनल फेलियर होता है। तो एमसीक्यू नंबर 1 का स्टूडेंट आंसर क्या होना चाहिए? तो स्टूडेंट इसका आंसर होना चाहिए लिथोथेरेपी, जो कि ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स और क्या क्या करते हैं भाई, शॉक वेव्स जो है क्या एक्सपोज करते हैं किडनी एरिया, जहाँ पे हम हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि इधर स्टोन मौजूद है, और उसको हम डिकम्पोज कर देते हैं स्मॉल साइज के अंदर, और वो स्मॉल साइज जो है वो यूरिथ्रा से जो है वो आसानी से जो है एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट एक तरह से हम यूज़ करते हैं लिथोथेरेपी के। सेकेंड एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। द मोस्ट अबेंडेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन। तो मोस्ट अबेंडेंट जो कंपोनेंट होता है यूरिन, सब बच्चे जानते हैं कि सर क्या होना चाहिए। तो यूरिया है, वाटर है, अमोनिया, यूरिक एसिड है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो कंसनट्रेशन होती है यूरिन में वो वाटर की होती है 95%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं भाई एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ कि रीनल आर्टरी एंटर एंड रीनल वेन लीव द किडनी एट द साइट ऑफ। अब आपको किडनी की अगर लेबलिंग डायग्राम पता होगी स्टूडेंट, तो ये एमसीक्यूज करने में कोई मसला नहीं होगा। अब सर, किडनी की डायग्राम हमने बनाई थी, तो उसमें रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, फाइब्रस कैप्सूल, हीलस, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये सारी बनाई थी। रीनल पेल्विस भी बनाया था। तो याद रख लोगे बेटा कि वो पार्ट आपको पूछने बताना है या वो लोकेशन बताना है कि जहाँ पे रीनल आर्टरी या रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंटर होती है, रीनल वेन लीव होती है किडनी के किस पोजीशन के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं हाइलस। क्या कहते हैं? हाइलस। क्योंकि रीनल पैरामिड एक तरह से आउटर लेयर होता है जो कि मेडुला के अंदर मौजूद होता है। रीनल कैप्सूल एक तरह से कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है, जिसे हम फाइब्रस कैप्सूल भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड एक तो ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर अपर पोजीशन के ऊपर लोकेट करता है। तो स्टूडेंट 3 एमसीक्यू का क्या राइट आंसर हो जाएगा? हाइलेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ स्टूडेंट जाते हैं, तो इसके एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है भाई? प्रोटोनेफ्रीडिया आर आल्सो नोन एज। प्रोटोनेफ्रीडिया किसे को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे सर, प्रोटोनेफ्रीडिया है क्या। तो याद रख लो बेटा कि प्रोटोनेफ्रीडिया एक एक्सक्रीटरी सेल्स किसका है? प्लेनेरिया का है, कॉकरोच का है या अर्थवॉर्म का है? क्योंकि हमारे कोर्स बुक के अंदर तो ये तीन ही ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है या प्लेनेरिया है। तो याद रख लें आप लोग कि प्रोटोनेफ्रीडिया एक एक्सेटिव सेल्स होता है प्लेनेरिया का, जिसे हम ऑल्सो नोन एज फ्लेम सेल भी कहते हैं। नेफ्रॉन सब बच्चे जानते हैं कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन एक तरह से किडनी का सेल होता है। मेटानेफ्रीडिया एक तरह से एक्सेटिव सेल्स है अर्थवॉर्म का। ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स आपको ये जहन में रखनी होगी बात। अब स्टूडेंट्स आपके सामने हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज को हम आगे चलते हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे प्रोटोनेफ्रीडिया के हवाले से। तो प्रोटोनेफ्रीडिया का जो है आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेम सेल। अब फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ अगर हम आते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन द बॉडी फ्लूइड इज कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन। तो आपको पता होना चाहिए कि किडनी से रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सर, पैराथॉर्मोन, एल्डोस्टेरोन और एडीएच। सर, ये तीन हार्मोन किडनी से जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पैराथॉर्मोन का काम क्या होता है कि कैल्शियम आयन को बॉडी फ्लूइड से कंट्रोल करना। ठीक है भाई। कैल्शियम आयन को बॉडी फ्लूइड से जो कंट्रोल होता है वो पैराथॉर्मोन से होता है। एल्डोस्टेरोन का काम होता है सर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन को बॉडी फ्लूइड से मेंटेन करना। और एफएसएच जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटेड हार्मोन है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर साइड से रिलीज होता है और काम कहाँ करता है?
ओवरी साइड पे काम करता है सर, इसका ताल्लुक तो किसी किडनी से एक तरह से कोई नजर नहीं आ रहा। एडीएच सर ये जो किडनी से रिलेटेड हार्मोन है जिसका नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको इस ध्यान में रखना होगा कि सोडियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड्स कंट्रोल बाय एल्डोस्टेरोन। अब 6 एमसीक्यूज की तरफ अगर हम जाते हैं, द एस्केटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच आर, ये आपको एमसीक्यूज याद रखना पड़ेगा ऑप्शंस के साथ, कि ऑप्शंस भी सारे पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शन गिवन है और ये किस ऑर्गेनिजम्स के एस्केटरी ऑर्गन या एस्केटरी सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर ए ऑप्शन की तरफ जाते हैं, मालफ्यूजन ट्यूब, मालफ्यूजन ट्यूब इज एस्केटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, जो इस एमसीक्यूज का राइट आंसर है। लेकिन हम मजीद ऑप्शंस को पढ़ेंगे ताकि हम एमसीक्यूज की सही तरह से तैयारी कर सकें। नेफ्रेडिया इज एस्केटरी सेल्स ऑफ अर्थवॉर्म, फ्लेम सेल इज एस्केटरी सेल्स ऑफ प्लेनेरिया, और ग्रीनलैंड हमारे कोर्स में मौजूद है और ये कोई सा भी एक एक्सेटरी ऑर्गन और एक्सेटरी सेल नहीं होता। अब एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ स्टूडेंट्स हम जाते हैं, जिसको आपके सामने स्क्रीन पे प्रॉपर कर देता हूं मैं। ADH and aldosterone and parathormone influence the working of kidney, brain, liver या stomach। तो स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखना होगा, ये तीनों हार्मोन जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो किडनी से करते हैं। इनका ताल्लुक ना ब्रेन से होता है, ना लिवर से होता है, ना स्टमक से होता है। 8 एमसीक्यूज हमारे पास दोबारा एक तरह से ये बात आ गई कि 8 एमसीक्यूज को हम इस तरह करेंगे, वही सर जो हमने याद रखी बात, अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेटानेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया, और फ्लेम और प्लेनेरिया का क्या है, प्लेनेरिया का सर फ्लेम सेल है, कॉकरोच का मालफ्यूजन ट्यूब है, और अमीबा, अमीबा आपको पता है कि एक तरह डिफ्यूजन मेथड से करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का नाम सुना होगा आपने। तो अमीबा का अगर हम बात करते हैं कि अमीबा का अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि अमीबा का एसटीटी ऑर्गन क्या होता है, तो 9th क्लास के अंदर भी आपने देखा होगा, और हाइड्रा भी डिफ्यूजन मेथड से, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज इसके अंदर मौजूद होती हैं, तो ये डिफ्यूजन के मेथड से अपने जो एसिडी जो है सिस्टम परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं हम 9th एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, वही चीज रिपीट हो गई, एसिडी ऑर्गन अर्थवॉर्म नेफ्रीडिया। तो इस तरह के एमसीक्यूज मैंने बार बार इसलिए दिए ताकि आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाए। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, हमारे पास 10th एमसीक्यूज है, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सक्रीटिव वेस्ट जो होता है उसमें अगर नाइट्रोजनियस कंपाउंड मौजूद हैं तो वो कौन कौन से नाइट्रोजनस कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एक्सक्रीटिव वेस्ट। तो ये 3 तरह के नाइट्रोजनियस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटिव वेस्ट के अंदर, जिसका नाम आपको मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, और यूरिक एसिड हो गया। अमोनिया ज्यादातर जो मौजूद होता है एक्सक्रीटिव वेस्ट के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स का होता है जो एक्वेटिक होते हैं या एक्वेटिक हैबिटेट में, जिसमें हम फिश कह सकते हैं। और यूरिया की बात करते हैं, अगर हम कोई एक्सक्रीटिव वेस्ट देखते हैं जिसके अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इट्स मीन दैट कि ये मैमल्स का या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का ये एक्सक्रीटिव वेस्ट है। और अगर हम देखते हैं कि कोई ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स या इंसेक्ट जिनके नाइट्रोजनियस वेस्ट के अंदर ज्यादातर जो एक्सक्रीटिव वेस्ट होता है और उसमें जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड होते हैं वो यूरिक एसिड होते हैं। तो आपको ये देखना है कि एक्सक्रीटिव वेस्ट की आपने देखना है कि एसिडिक वेस्ट के अंदर जो नाइट्रोजनियस जो कंपोनेंट्स हैं या नाइट्रोजन वेस्ट मौजूद हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, वो 3 तरह के हो सकते हैं, 3 फॉर्म में हो सकते हैं, अमोनिया फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में, या फिर यूरिया के फॉर्म में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि यूरिक एसिड जो नाइट्रोजनियस वेस्ट में अगर मौजूद है तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में होगा, रेप्टाइल, बर्ड्स और इंसेक्ट में होगा। 11 एमसीक्यूज की तरफ स्टूडेंट जाते हैं, द हार्मोन इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी। तो आपको पता है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है, क्या सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। पैराथॉर्मोन हार्मोन का काम क्या है कि कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना बॉडी के अंदर और बोन्स के अंदर। तो एडीएच इस एमसीक्यूज का राइट आंसर इसलिए होगा क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज रिस्पांसिबल टू रिटेन द वाटर, टू रीअब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन या कलेक्टिंग डक्ट। 12th एमसीक्यूज की तरफ अगर स्टूडेंट जाते हैं, जिसका अगर एमसीक्यूज को अगर मैं रीड करूं, मैमल्स लैकिंग स्वेट ग्लैंड प्रोमोट हीट लॉस थ्रू।
स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जिनके पास स्वेट ग्लैंड नहीं है, अगर वो किसी हॉट कंडीशंस में अगर सरवाइव कर रहे हैं तो हॉट कंडीशंस के ऊपर आपको पता है कि मैमल्स का एक तरह से वार्म ब्लडेड होते हैं और वार्म ब्लडेड अपना जो है वो टेम्परेचर बॉडी का जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, अपने जो है वो फ्लक्चुएशन नहीं होती है उनकी बॉडी के टेम्परेचर पे। तो अगर वो कोई हॉट कंडीशंस के ऊपर अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो हीट जनरेट हो जाएगी उनकी बॉडी के अंदर, तो वो हीट जो जनरेट हुई तो इस हीट जनरेट को वो लॉस कैसे करेंगे अपनी बॉडी में, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग अगर हॉट कंडीशंस में अगर सर्वाइव करती है तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, स्वेटिंग बढ़ जाती है, पसीना ज्यादा आना शुरू हो जाता है, वेसल्स जो होते हैं वो डायलेट हो जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अगर स्वेट ग्लैंड्स अगर किसी मैमल्स के अंदर मौजूद नहीं है तो वो अपनी हीट को लॉस किस तरह करेगा, वो हीट लॉस करेगा पेंटिंग से। इसकी एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स आपको मैं दूं कि आपने कभी डॉग को देखा होगा गर्मी के अंदर तो वो अपनी जबान को पूरी बाहर निकाल देता है और जबान के जरिए वो एवापोरेशन परफॉर्म करता है, जो जबान के अराउंड जो फ्लूइड होती है वो क्या होती है, एवापोरेट होता है। और आप केमिस्ट्री के अंदर ये बात जरूर जानते होंगे कि एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रिमूव द हायर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल, इस वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर से हीट को लॉस करता है। जो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास स्वेट ग्लैंड मौजूद नहीं है वो जबान निकाल के अपनी जो है वो हीट को कम करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेंटिंग कहते हैं। 13 एमसीक्यूज की तरफ अगर नजर डालें स्टूडेंट कि यूरिया इज अबाउट 1 lakh टाइम लेस टॉक्सिक देन यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, अमोनिया या अमाइनो एसिड। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना होगा सबसे टॉक्सिक जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है, उसके बाद यूरिया होता है, उसके बाद यूरिक एसिड होता है। तो इस एमसीक्यूज का जो राइट आंसर होगा वो होगा अमोनिया। 40 एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है सर, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपको दोनों इस टेम्परेचर के स्केल्स में नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पता होना चाहिए। केल्विन में याद नहीं रखिएगा क्योंकि केल्विन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो आप याद रखेंगे कि सेल्सियस के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट पे 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 15 एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल, जिसे हम ऑरेनिथिन साइकिल भी कहते हैं। तो इसमें आपको जानना होगा कि यूरिया साइकिल जो स्टार्ट होता है जिसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट होते हैं, जिसे हम डीअमाइनेशन कहते हैं, और ये कहाँ पे होता है, ये लीवर के अंदर होता है यूरिया साइकिल। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं उसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है और उसके नतीजे में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है वो बनती है सिट्रोलिन बनती है, विद सिट्रोलिन देन कन्वर्ट इनटू आर्जिनिन और आर्जिनिन देन कन्वर्ट इनटू ऑरेनिथिन, और ऑरेनिथिन इज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल। जब भी 15 एमसीक्यू उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑरेनिथिन होगा। अब इस टॉपिक के हवाले से लास्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी मौजूद है वो एक दिन के अंदर कितना उसके अंदर ब्लड का फ्लो रहता है, यानी कि कितना वो ब्लड को फिल्टर करती है। तो स्टूडेंट ये ध्यान में रखें कि एक दिन के अंदर जो दोनों किडनी हैं वो फिल्टर जो करती है ब्लड को वो 1100 टू 2000 लीटर करती हैं। और अगर आपको एमसीक्यूज ये भी पूछा जा सकता है कि एक दिन के अंदर किडनी कितनी यूरिन को फॉर्म करती है, तो 1 से 2 लीटर जो है वो यूरिन फॉर्म होता है पूरे दिन के अंदर। अब स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर हमने होम्योस्टेसिस के जो है वो एमसीक्यूज को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।